रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने राजभवन में अन्नम कैंटीन का इफ्तिताह किया, जहां राजभवन स्कूल के तलबा और सैनिटेशन वर्कर्स को मुफ्त नाश्ता फराहम किया जाएगा। श्री सत्या साई सेवा समिति इस कैंटीन को चलाएगी। इफ्तिताह के बाद गवर्नर और उनके शौहर डॉक्टर पी सुंदरराजन ने बच्चों के साथ नाश्ता किया। गवर्नर ने कैंटीन का जायजा लिया और पकवान में की जाने वाली अशिया का मुशाहिदा भी किया। तलबा और सैनिटेशन के वर्कर्स ने गवर्नर की दरिया दिली की सताइश की। गवर्नर ने कहा कि वो मुल्क के स्कूली बच्चों को तग़िज़ा बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए वज़ीर नरेंद्र मोदी के पोषण अभियान से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टरों कामराज और एमजी रामचंद्रन ने सबसे पहले स्कूलों में मिड डे मील और नाश्ता स्कीम शुरू की थी, जिसकी वजह से तरक़ तालीम के रुझान में काफ़ी कमी आई। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ज़ेर सदारत बोर्ड का एक अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम के अलावा दीगर ने शिरकत की। इजलास में अफजलगंज और कोकापेट कब्रस्तानों में हुए नाजायज कब्जों को बर्खास्त कराने की भी बात की गई। इसके अलावा अतापुर व दीगर इलाकों में वक्फ जायदादों को गैर मजाज तौर पर फरोख्त किए जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेल डीड्स को रद्द कराना और जायदादों को वापस वक्फ बोर्ड के तहत लाने की भी बात की गई। इस मौके पर शाहनवाज कासिम ने सख्त लहजे में कहा कि वक्फ के तमाम मामलात मंशाए वक्फ के तहत ही तय होंगे और करारदाद मंजूर किए जाएंगे। एक और खबर के मुताबिक वक्फ बोर्ड में बहुत जल्द एक विजिलेंस सेल भी कायम किया जाएगा। मेंबर्स को बुला के, हमारे CEO साहब को बुला के बोर्ड मीटिंग, क्योंकि 2 महीने में होना बोल के ऐसा एक्ट में है, तो उसी तरीके से आज मीटिंग रखे थे और उसमें एजेंडास ऐसा कोई पार्टिकुलर इतने एजेंडास बोल के नहीं, उसमें कोकापेट और हमारे जानुल्ला शाह और जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको कैंसिलेशन करना बोल के आज डिसीजन लिए और नेक्स्ट मीटिंग एक 8-10 दिन के अंदर रखेंगे, अल्लाह चाहे तो। वो मीटिंग में जो है ना पूरे एजेंडास लेके आएंगे। वो एजेंडास में जो है ना दरगाह सुफेन का भी है और भी बहुत से चीज़ें हैं, संगारेड्डी का भी है, दीनदार खामा है और कायल लैंड्स के भी है, बहुत से चीज़ें हैं और स्टैंडिंग काउंसिल्स के भी है, कुछ कमेटीज़ के भी है, मस्जिद कमेटीज़, ये सब जो है ना उसको एक तरीके से पूरा एजेंडास को स्क्रूटनी करके लीगल पहले चेक करके उसके बाद बोर्ड में लाएंगे। बोर्ड में लाने के बाद जो पास होते, जो डिफ़र होते, जो कैंसिल करते कैंसिल भी करते। तो उसमें ग्रेवयार्ड्स, ऑलवेज ग्रेवयार्ड्स रहता। अगर स्टाफ भी कुछ गलती करा है तो उसको भी पनिशमेंट होना पड़ेगा। और अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट मीटिंग जो है 2 हफ्ते के अंदर 10-12 दिन में मीटिंग करके जब पूरा बताइए आप लोग। नहीं, वो ग्रेवयार्ड्स उसके ऊपर जनरल डिस्कशन हुआ, बिल्कुल उसको कैंसिल करना बोल के डिसीजन ले लिए। उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एक एजेंडा करे तो ठीक नहीं रहता बोल के पूरे एजेंडे जो है उसको स्क्रूटनी करके ये तो फाइनल है। कोकापेट का जो ग्रेवयार्ड का उसका इसका वो कैंसिलेशन करने का तो फाइनल डिसीजन ले लिए, हो कैंसिलेशन है इंशाल्लाह ताला। जो भी ग्रेवयार्ड्स है यही बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना स्टेट में जहाँ भी ग्रेवयार्ड्स है, जहाँ भी अगर कोई लीज पे अगर ये कर रहे होंगे, अगर पहले की भी लीज होंगी तो उसको भी कैंसिल करेंगे हम, अगर मंशा वफ़ के खिलाफ में है तो। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह उसका डिसीजन लेंगे क्या करना है। फैसल अली शाह के भी भाई जो है एप्लीकेशन दिए हुए है कि मुतवल्ली बनाओ बोल के, तो उस पर भी गौर होगा, इस पर भी उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मंगा के कैसा करना है देख लेंगे उसको। कोतवाल हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस महकमे के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कई पुलिस ओहदेदारों के हमरा कोविड के टीके लिए। ये 2 रोज़ा टीका अंदाजी प्रोग्राम सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुरुज हैदराबाद में मुनक़िद की गई है। अब तक के 30% पुलिस एहलकारों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इस्तेफादा किया है और डॉक्टरों ने बताया है कि अभी तक के कोई शिकायत मसूल नहीं हुई है। और अंजनी कुमार ने सारे पुलिस महकमे से गुजारिश की है कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव से इस्तेफादा करें। इस प्रोग्राम में साउथ जोन DCP गुजराव भोपाल, DMHO हैदराबाद के डॉक्टर्स डॉक्टर वेंकट, डॉक्टर रामकृष्णा, डॉक्टर मुनव्वर, डॉक्टर सक्सेना, वैक्सीनेशन CTC सेंटर इंचार्ज रामचंदर, एडिशनल DCP CTC सुनीता रेड्डी और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। पेटला बुर्ज में कोरोना वैक्सीनेशन का
दूसरा दिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चला और लिस्ट के मुताबिक आज हमारा नाम था और हमने भी वैक्सीनेशन लिया और हमारे साथ दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी लिए। ऐसे मौके पे सभी पुलिस ऑफिसर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए, आपके शहर की सेफ्टी के लिए ये गवर्नमेंट के तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। ज़रूर आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और ऐसे मौके पे हम सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स को, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, कलेक्टर मैडम को, DMHO साहब को, सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से हर सेंटर में बहुत सफाई के साथ, बहुत प्रिकॉशन के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि हमारे सोसाइटी के सभी लोग को बेनिफिट होगा। थैंक यू। रियासती हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में दाखिले और रियासती हुकूमत के महकमा में तकर्रुरात के मामले में माशी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए मौलाना 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में दरिया कृष्णा के किनारे माटमपल्ली मौजे के मकीनों की बेदखली की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी आज इस मसले को उठा रही है, जबकि उन्होंने ये मामला उस वक्त उठाया था जब वह असम्बली के रुकन थे। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सैकड़ों एकड़ अराजी गरीबों से हथिया रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ CBI तहकीकात क्यों नहीं करवाते, जबकि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के बेशुमार इल्जाम हैं। దాని తర్వాత ఎల్లరూ వచ్చిండు, మా పార్టీ నుంచి బల్లాం నాయక్ పోయిండు, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వారాల తరబడి అలా ధర్నా చేయడం జరిగింది। మొన్న బండి సంజయ్ రెడ్డి సరే మీరు TRS మీద ఏం ఆరోపణలు చేసుకుంటే అది మీ ఇష్టం, కానీ ఒక జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు నా మీద రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు। మోదీ కేసీఆర్ కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, కేసీఆర్ మోదీ కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు మొదలదు, కానీ మా మీద అట్లా మాట్లాడదు। ఈ దిగజారుడు మాటలు సహించేది కాదు। భారతదేశానికి యుద్ధం చేసిన నేను, పాకిస్తాన్ చైనా సరిహద్దులో పనిచేసిన, 6 సార్లు గెలిచిన నేను, ఎమ్మెల్యే ఉన్న ఎంపీ ఉన్న ప్రాంతంలో ఏ ఒక్క ఓటర్ కూడా నా నిబద్ధత, నా చిత్తశుద్ధి, నా నిజాయితీ మీద ఏనాడు శంకించలేదు। మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు। కార్పొరేటర్ స్థాయిలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అయితే ఇట్లే ఉంటుంది। మీరు అసలు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు మీద 7 ఏళ్ల నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు ఎటువంటి CBI కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ED ఎంక్వైరీ చేయలేదో ఈ రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పాలి। మీరు ప్రెస్ స్టేట్మెంట్స్ కే పరిమితమా? ఏది కేసీఆర్ కరప్టు ఇది ఏదని మీరు ఎందుకు? అరే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మీ మోదీ, మీ అమిత్ షా రాజకీయంగా పడని వాళ్ళందరికీ ఉన్నది లేని పెట్టి కేసులు పెట్టించి CBI ED ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హరాస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరే అంటారు కదా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఇది అవినీతి పరుడు, కరప్టు, ఇది అది వేల కోట్లని। మరి 7 ఏళ్ల పాటు మీరు ఎందుకు చేయలేదు? మరి ఏ టర్మ్స్ తో మీరు? कांग्रेस के रुकने खालूसास काउंसिल T जीवन रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव पर चीफ मिनिस्टर जैसे दस्तूरी ओहदे की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने इतवार को पार्टी की आमिला के इजलास के बाद कहा था कि उनके लिए रियासत के अवाम मुकद्दम है, वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे को ठोकर पर मारते हैं। जीवन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बिठाया और उन्होंने दस्तूरी ओहदे का हलफ भी लिया है। जीवन रेड्डी ने मजीद कहा कि हर चीफ मिनिस्टर के लिए आवाम और आवाम की खिदमत मुकद्दम होती है, लेकिन कोई भी इस दस्तूरी ओहदे की इस तरह तौहीन नहीं करता। बात सुने तो शर्म से झुकना पड़ रहा है। जो उन्हें CM का पोस्ट जो है उनकी चप्पल के बराबर है बोल के बोलते। अगर अपने आप को क्या समझ रहे हैं आप सल्तनत है क्या? आप तो अपने आप को सल्तनत समझ रहे हैं जैसा दिख रहे हैं। ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। ये जमहूरियत में जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब जो दस्तूर कानून बनाए, वो दस्तूर कानून के मुताबिक जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट है
इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर आप जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट को उसको कमजोर दिखाने की बात नहीं, उसको कम दिखाने की कोशिश करे तो, इंसल्ट करने की कोशिश करे तो ये तो दस्तूर को इंसल्ट करे जैसा बोल के समझना पड़ता। जो दस्तूर को बनाया जो बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर को इंसल्ट करे जैसा समझना पड़ता। तुम्हारे अहंकार को देखे तो तुम तो ये जमहूरियत में है बोल के समझे जैसा नहीं है। अगर आप चीफ मिनिस्टर पोस्ट आपको कम दिखे तो छोड़ के चले जाओ। तुमको कौन रह रहे बोल रहे जी? तुम बोल रहे मैं तो गांधी बनता होता। अरे गांधी बनना बोल के तुमको ख्वाहिश क्या है कि मगर अब तुम तो गाड़से बन के तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे। तुम अब तो गाड़ से बनकर तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे। ये गए तो 7 साल में जो तेलंगाना, जो मुत्तैदा आंध्र प्रदेश में जैसा तेलंगाना था उससे कमजोर पड़ गए। परसों भी देखे साहब, यहां पे तकरीबन 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट है अभी खाली है। 2 लाख जगह 20 लाख बेरोजगार जो है जो नौकरी के वास्ते फिर रहे। 20 लाख नौजवान लोग जो है नौकरी रोजगार, अगर तेलंगाना अलग रियासत बने तो हमको कुछ रोजगार मिलते बोल के यकीन से ये तेलंगाना अलग रियासत के वास्ते लड़े साहब। क्या हुआ? ऐसा पोस्ट खाली रखे। तुम सिर्फ अपने खानदान को देख लेना चाहते, सिर्फ आपके खानदान में कोई बेरोजगार नहीं रहना। आपको एक रहना, आपका बेटे को एक रहना, आपका बेटी को एक रहना, साधु का बेटे को एक रहना, दामाद को एक रहना। आपके खानदान में तो कोई बेरोजगार नहीं रहना। बस वही सिलसिला चल रहा है। पर जो भी है, तुम जो तेलंगाना आवाम को, तेलंगाना रियासत को इंसल्ट करने की ऐसी कोई बात करे तो तेलंगाना की आवाम चुप बैठने वालों से नहीं है। तुम्हारा जो कल बात चले, तुम सीएम साहब 10 साल रहते हो, क्या तुम्हारा सल्तनत है क्या जी तुम 10 साल रहने के वास्ते? अभी है 2 साल बाकी है आपका। ये 2 साल कैसे चला था पहले वो सोच लो। तुम समझ रहे होंगे, बेटे को देंगे बोल के समझे होंगे, पर जैसे अवाम में मुखाफलत आ रहे पीछे हट गए। अवाम में जो मुखाफलत आ रहे पीछे हट गए। अरे ये तो ठीक नहीं दिख रहे। कल दिन पूरा पार्टी गुमराह होने की चीज है। वहीं रहे तो रह जाओ जी। अवाम जब तक तुम होगा दिए रह जाओ। ये तो तुम्हारे आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन तो कुछ अच्छे काम करो। ये गरीब जो एसटी लोग हैं, उसकी जमीन जो उनके कब्जे में है, उनकी जमीन को जो है पट्टा दिलवाने की कोशिश करो। जो कब्जे में है उसको साथ देना हुकूमत की जिम्मेदार बनते। तुम जो कब्जे में है उसको बेदखल करके जमींदारों की साथ देने वाले समझे तो हम कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वालों से नहीं है। अब तो सुधारो बोल के नसीहत दे रहे आपको। मलकाजगिरी पुलिस ने मारुति नगर में वाक़ बालाजी कॉस्मेटिक में सरखे की दिलेराना वारदात अंजाम देने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस रक्षिता मूर्ति ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 12 लाख रुपए मालियाती सामान बरामद कर लिया गया है। उन्होंने इस केस को हल करने के लिए पुलिस की कोशिशों की सितारिश की। ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ చార్మినార్ ఏరియా. ఇక్కడ మల్కాజ్గిరిలో దర్ ఇస్ మారుతి నగర్లో ఒక బాలాజీ జనరల్ అండ్ కాస్మెటిక్ హోల్సేల్ అండ్ రీటైల్ షాప్ ఓనర్ వాళ్ళు. సో 27th నైట్ అరౌండ్ 9:30 షటర్ వేసి ఈస్ క్లోజ్ ద షాప్ అండ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్. దెన్ నెక్స్ట్ డే వచ్చి చూస్తే దొంగతనం అయింది అంతా. అబౌట్ హీ సెడ్ నెట్ క్యాష్ ఆఫ్ 1,20,000 and Harpic bottle, the entire carton box went missing. So then after we received the complaint on 28 Jan under DI
they formed teams and then they've been working on finding out who's behind this. So then yesterday 7th manaki reliable information dorkindi that weelu Batan Cherulo group of people are responsible for this ani. So then akkada velli 3 members first pattukunnaru. Vaalla peru A1 Vimal Kumawat, A2 Ratan Lal and A3 Bundaram ani. So వాళ్ళు తర్వాత చెప్పారు that ఇంకా it's a gang of 8 members. So close by to that place only then A4 Suresh Chaudhary దొరికారు and A5 Devaram, A6 Dannaram, A7 Kanaram, A8 Ashok Patel. So basically వీళ్ళందరూ originally are there from Rajasthan and here they work as laborers and ఇక్కడ relative ఇంట్లో బేగం బజార్ అఫ్జల్ గంజ్లో ఉంటారు. So they also do this movement of goods అని. సో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది ఇలాగే హోల్సేల్ షాప్స్లో ఇలాగే లాట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది ప్లస్ క్యాష్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో దెన్ ఈ 8 మెంబర్స్ని కస్టడీలో తీసుకొని దెన్ దే హ్యావ్ డన్ ఇంటరోగేషన్. సో ఇది నాట్ జస్ట్ మల్కాజ్గిరి గ్రేవ్ క్రైమ్ కాదు, దే ఆల్సో అడ్మిటెడ్ టు కుషాయిగూడలో ఒకటి గ్రేవ్ క్రైమ్ అయింది, దట్ క్రైమ్ ఆల్సో అడ్మిట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈవెన్ గచ్చిబౌలి పిఎస్లో కూడా దే హ్యావ్ కమిటెడ్ అన్ ఆఫెన్స్ ఆఫ్ సిగరెట్ ప్యాకెట్స్ అండ్ చందానగర్ పిఎస్లో కూడా వైర్ బండిల్స్. एमएलसी के लिए वरंगल, नलगुंडा और खम्मम ग्रेजुएट हल्के से तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम मुकाबला करेंगे. पार्टी के नायब सदर प्रोफेसर विश्वेश्वर रेड्डी ने गन पार्क पर शहीदान तेलंगाना को खराज खिदमत अदा करते हुए इंतखाब मुहिम का आगाज किया. उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के कारकुन इन तीनों अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और उन्होंने गन पार्क से ही अपने सफर का आगाज कर दिया है. उपल में शराब की दुकान पर हंगामे में एक नौजवान की मौत हो गई. बताया जाता है कि विकास और महेश ने शराब की दुकान पर शराब पी और फिर एक दूसरे से बहस करने लगे. इसी बहस के दौरान दोनों में लड़ाई हो गई और महेश ने विकास पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो वहीं फौत हो गया. महेश्वरम जिले रंगारेड्डी के कुमार रसीदा खातून नरसम्मा ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन से अपील की कि वो तहसीलदार के अटेंडर शेखर के खिलाफ कार्रवाई करे. अपनी दरखास्त में नरसम्मा ने बताया कि चिलापल्ली कुंदुकूर में उसकी 4 एकड़ 23 गुंठे अराजी है, जिसे चंद्रशेखर ने अपने नाम करवा लिया है. इस खातून ने इल्जाम आयद किया कि चंद्रशेखर को तहसीलदार की सरपरस्ती हासिल है, उसी के बलबूते पर उसे हिरासा भी कर रहा है. నర్సమ్మ అనే 4 ఎకరాల 23 గుంటల పొలాన్ని అదే గ్రామానికి చెందిన కావల్ శేఖర్ మరియు సన్నా పిస్తారి తహసీల్దార్లు కలిసి తిప్పల కృష్ణయ్యకు ఆన్లైన్ లెక్కించి పట్టా చేసి మా మీదకి దౌర్జన్యానికి ఎగపడ్డారు. మాకు న్యాయం చేస్తారని ఇక్కడికి వచ్చాము. లవణ్య పట్ట మా తాత మా అమ్మకి ఇచ్చిండు. ఆ పొలం మీద కబ్జా మీద మేమే ఉన్నాం. తిప్పల కృష్ణ గారికి ఆన్లైన్ లెక్కించి పట్టా చేస్తామని కావల్ శేఖర్ గారు మరియు తహసీల్దార్ గారు కలిసి ఇట్లా చేసినారు. మాకు ఇక్కడ మా కమిషనర్ దగ్గరికి వస్తే న్యాయం జరుగుతుందని మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇంతకుముందు కూడా మా ఊళ్ళో శేఖర్ ఎన్నో భూములు ఇట్లా అక్రమంగా చేయడం జరిగింది. అతని మీద చర్య తీసుకోవాలని ఇక్కడ మానవ హక్కుల కమిషన్ దగ్గరికి వచ్చి కలవడం జరిగింది. ఇక్కడ న్యాయం చేస్తారని ఇక్కడికి వచ్చామండి. सवालाबाद पुलिस ने सरमायाकारी के नाम पर 20,000 अफराद को 50 करोड़ रुपए का धोखा देने के रैकेट को बेनकाब किया है. कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने मीडिया को बताया कि असल मुलजिम उदय प्रताप ने 2 चीनी बाशिंदों के साथ एक कंपनी कायम की और 300 था 15,000 रुपए की सरमायाकारी पर 90 दिन में सबसे ज्यादा मुनाफा देने का वादा किया और फिर रकूमात वसूल की. पुलिस मजीद मसरूफ़ तहकीकात है. ఈ ఒక్క షేరింగ్ ఎకానమీ ద్వారా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు మొత్తము 90 డేస్లో 4.5 టైమ్స్ ఇస్తానన్నారు వాళ్ళు. అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు డైలీ 11% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తానన్నారు. బ్యాంక్స్లో సంవత్సరానికి 10 to 11% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే వీళ్ళు రోజు 11% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తానని చెప్పి పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఎంటాక్స్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా 90 డేస్లో 4.5 టైమ్స్ ఇస్తానన్నారు. ఇవన్నీ సెక్షన్స్ ఎవరు చిన్నవాళ్ళు కాదు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా టార్గెట్ చేస్తూ ఈ యొక్క డిపాజిట్ కలెక్షన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. మొత్తం మీ దగ్గర 3 స్కీమ్ ఉంది. స్కీమ్ 1 ప్రకారము 300 రూపీస్ డిపాజిట్ చేస్తే
మీకు డైలీ 15 రూపాయలు ఇస్తాను, మొత్తం 90 డేస్ ఇస్తానన్నారు. అంతే ఒక 90 డేస్ తర్వాత 1350 రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ స్కీమ్. అయితే సెకండ్ స్కీమ్లో 3000 రూపాయల స్కీము, అంటే డైలీ మీకు 150 రూపాయలు ఇస్తాను, 90 డేస్ 90 రోజు మీకు ఈ 150 చొప్పున మీకు వాపస్ నేను మీ అకౌంట్కి క్రెడిట్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. సో 3000 పైన మీకు వచ్చే డబ్బులు లాస్ట్లో 90 డేస్ తర్వాత 13,500 రూపాయలు. నెక్స్ట్ స్కీమ్ 3 ఒక ఈ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ 15,000 రూపీస్. సో దాంట్లో మొత్తం మీకు 90 డేస్ తర్వాత అంటే రోజు 750 రూపాయలు చొప్పున 90 డేస్ ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళకి ఆయన ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. 60,500 రూపీస్ అని ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఈ స్కీమ్ 3 స్కీమ్ కూడా వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు రోజు 11% చొప్పున మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తానని చెప్పి కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. సో పబ్లిక్ చాలా మంది ఈ యొక్క స్కీమ్ కి అట్రాక్ట్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి వచ్చిన లింక్ ccco.com వచ్చిన లింక్ అందరూ కూడా క్లిక్ చేస్తూ ఈ ఒక వాళ్ళ ఒక పర్సనల్ వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక బెంగళూరు బేస్డ్ కంపెనీ అయిన రేజర్ పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా ఈ అన్ని కూడా ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఈ యొక్క వాళ్ళకి వచ్చిన లింక్ లో వాళ్ళు క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళ ఒక రిజిస్టర్డ్ నంబర్ పెట్టుకునేది, ఆ రిజిస్టర్డ్ నంబర్ కి ఈ యొక్క లింక్ వచ్చింది. ఈ లింక్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది. వాళ్ళు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక వర్చువల్ బ్యాలెన్స్ అనేది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ అప్లికేషన్ లో మీరు ఇంత 300 రూపాయలు వస్తే మీకు ఇంత మీ బ్యాలెన్స్ ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఒక వర్చువల్ బ్యాలెన్స్ ని వాళ్ళు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళు మొత్తము ఈ వచ్చిన ఒక అమౌంట్ ని ఏదైతే అమౌంట్ వస్తుంది వాళ్ళు రెమిటెన్సెస్ కానీ వాళ్ళు పేమెంట్స్ కానీ వాళ్ళు వర్చువల్ అప్లికేషన్ లో చూపిస్తూ మీకు ఏమేమి వచ్చే అమౌంట్ అంతా వాళ్ళకు రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నంబర్ ద్వారా ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ కి వాళ్ళు పంపించేవాళ్ళు. సో ఇనిషియలీ పబ్లిక్ కూడా కొంచెం అనుమానం పడినారు, ఏమంటే ఇట్లా 11% ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా ఇస్తారు, 4.5 ఎట్లా ఇస్తారని చెప్పి కొంచెం పబ్లిక్ అనుమానం వచ్చింది. కానీ కొంత ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అంతకుముందు వచ్చిన స్కీమ్ టైప్ లోనే వీళ్ళు కూడా కొంత ఇనిషియల్ గా కొంతమందికి వాళ్ళు పేమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా వాళ్ళు అమౌంట్ క్రెడిట్ కావడం జరిగింది. సో ఇట్లా పబ్లిక్ కొంచెము ఇనిషియల్ గా వాళ్ళ అనుమానం పడిన తర్వాత బిలీవ్ చేశారు. తర్వాత చాలా పెద్ద ఎత్తున సంఖ్యలో వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కీమ్ లో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని పెట్టడం జరిగింది. సో దాదాపు ఇప్పటిదాకా 20,000 డిపాజిట్స్ దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయలు కలెక్ట్ అయ్యని చెప్పి మనము మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కలెక్ట్ అయ్యని చెప్పి తెలుస్తుంది. మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సి. आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में एक खातून वॉलंटियर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लेने के 2 दिन बाद फौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केसी चंद्र नायक ने बताया कि 29 साल ललिता में टीका लेने के बाद कोई मनफी असरात नहीं पाए गए। मौत की असल वजह का पता चला जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद इसका इल्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को साफ साफ लफ्जों में कहा कि मुल्क में MSP था, है और आइंदा भी रहेगा। राज्यसभा में तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत उसी बातों पर अमल पैरा है जो कि मनमोहन सिंह ने की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में कई खवानीन हैं और हर चंद बरस बाद इन खवानीन में तब्दीली लाई जाती है। ज़रूरी खवानीन में तब्दीली कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि NDP की कई स्कीमों से किसानों को फायदा मिल रहा है। जरूरत इस बात की है कि छोटे किसानों की जिंदगियों में तब्दीली लाई जाए। वज़ीर ने अपनी तकरीर में कोविड-19 के बहरान से निपटने में हिंदुस्तान की सलाहियत का तस्करा किया। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है।
किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा। रियासत केरला के जिले मल्लापुरम में 2 स्कूलों में ज़ेर तालीम 192 तलबा और 72 स्टाफ अरकान में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। इसी दौरान मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि केरला में फिलवक्त 66,903 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में भी कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी आई है और 24 घंटे के दौरान पूरे मुल्क में 1,48,609 अफराद ही कोविड-19 से मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एहतिजाजी किसानों से बातचीत करने हुकूमत के पेशकश का याद किया और अपोजिशन जमातों पर इस मसले पर यू-टर्न लेने का इल्जाम आयद किया। सदर जमहूरिया के खुतबे पर मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने राज्यसभा में कहा कि अपोजिशन जमातें 3 ज़राई क़वानीन पर अलग से मुबाहिस में दिलचस्पी दिखाने लगे थे और फिर तहरीक तशक्कुर के साथ इसे जोड़ते हुए मुबाहिस में हिस्सा लेने से इत्तफाक किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान को सिखों और उनके रोल पर फख्र है। इस कौम ने मुल्क की गिरा कदर खिदमत अंजाम दी है। इस मजहब से लोगों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और जो लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। उत्तराखंड के जिले चमोली में ग्लेशियर फट पड़ने के वाक़े में 202 अफराद हनुस लापता हैं। बचाव और राहतकारी टीमों ने अब तक 18 लाशें बरामद की हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिंदगियों को बचाना और मुतासरीन के खानदान की मदद करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मरकजी वज़रा रमेश पोखरियाल निशंक, आर.के. सिंह, पुरी के MP नरेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के वजीर धन सिंह रावत ने मुतासरीन के खानदानों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। तोपवान और ऋषि गंगा के 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है।